हाय गाइस, मेरा नाम कनिष्क दुबे है। मैंने बीपीएससी के 65th एग्जामिनेशन में रैंक 265 हासिल किया था और मुझे ब्लॉक SC/ST वेलफेयर ऑफिसर का पद मिला है। मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ ताकि मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर सकूँ और आप उससे कुछ गेन कर सके। मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा IAS हिंदी की टीम को, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया ताकि मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर सकूँ। सबसे पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा आपको। मैं जमशेदपुर का रहने वाला हूँ, जमशेदपुर झारखंड का। मेरा जो विलेज है वो बिहार से हूँ। मैं बेसिकली बिहार में सारण ज़िले से आता हूँ। तो मेरी जो 10th तक की एजुकेशन हुई है वो जमशेदपुर झारखंड में हुई है। उसके बाद मैं अलग अलग जगह अलग अलग एजुकेशन पर्पज़ ताकि इंजीनियरिंग में कॉम्पीट कर सकूँ उसके लिए किया है मैंने। और इंजीनियरिंग करने के बाद इंजीनियरिंग में मेरा ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट था वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था। और उसके बाद जो सिविल सर्विस की मैंने तैयारी की उसमें मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था। मैं मेरा जो सपोर्ट सिस्टम रहा है वो पूरी तैयारी के दौरान मेरे पेरेंट्स और मेरे फैमिली मेम्बर्स रहे हैं और मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया इस एग्ज़ाम के लिए। और एक सपोर्ट सिस्टम बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि आप इस तरह के बड़े एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कर सको जहाँ बहुत समय भी लग सकता है। इसके अलावा मैं सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाता हूँ कुछ जो मुझे लगता है कि आम हर किसी के दिमाग में आता है, आम जनमानस के दिमाग में आता है। जैसे कि सबसे पहले ग्रुप स्टडी कैसी रहती है। ग्रुप स्टडी, देखिए ग्रुप स्टडी के बारे में सबका अपना परसेप्शन हो सकता है। मेरा जो परसेप्शन है ग्रुप स्टडी को लेके बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन ग्रुप स्टडी हेल्प करता है नो डाउट। पर ग्रुप स्टडी में प्रॉब्लम क्या होता है जो मैंने फेस किया है कि आपका टाइम काफ़ी वेस्ट भी हो सकता है। तो ग्रुप स्टडी तभी आप करो जब, और ग्रुप में उन्हीं को इन्वॉल्व करो जो वैल्यू एडिशन कर सकते हैं आपके लिए। कई बार डिबेट्स हो जाते हैं, डिबेट्स में ना पढ़ के डिबेट्स को कभी फ्रूटफुल मत मानो। डिस्कशन इज फ्रूटफुल, ठीक है। डिस्कशन फ्रूटफुल हो सकता है, डिबेट फ्रूटफुल नहीं हो सकता। डिबेट हार जीत का मसला हो जाता है और वो नुकसानदायक होता है। तो मैं ग्रुप स्टडी के लिए ये सजेस्ट करूंगा, अगर आप ग्रुप स्टडी करते हो नो प्रॉब्लम, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका ग्रुप क्वालिटी वाइज होना चाहिए, ना कि उसमें क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा जो मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं और जो अपने बारे में बताना चाहता हूँ उसमें एक चीज़ है कि बीपीएससी क्यों मैंने चुना। देखिए मैं बचपन से ही मेरा जो बैकग्राउंड रहा है, मैं जमशेदपुर का था, काफ़ी अर्बन बैकग्राउंड था। वहाँ पे कई कई सारी चीज़ों की मतलब सहूलियत थी, काफ़ी आपको आसानी से चीज़ें मिल जाती थी और काफ़ी आपको फैसिलिटीज़ दिखती थी। और जब मैं बिहार जाता था और अपने गांव साइड जाता था तब मुझे बहुत सारी चीज़ें कमियां दिखती थी। तो मेरा जो मैंने वहाँ पे ऑब्जर्व किया अपने बारे में कि जो मेरा एप्टीट्यूड है, यानी जो मेरा नेचुरल माइंडसेट है, वो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढना, उस पर बहुत फोकस करता है। खासकर मैं बड़े बुजुर्ग से जो भी सुनता था या न्यूज़पेपर, बचपन में भी मैं थोड़ा न्यूज़पेपर में इंटरेस्ट था और मैं जो बहुत सारी चीज़ें देखता था, लिटरेचर में पढ़ता था, तो उन सब चीज़ों के बारे में हमेशा सोचते रहता था कि इसको यहाँ इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, इससे ये फ़ायदा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं वो एक बैकग्राउंड था मेरे मन में, कहीं ना कहीं वो एप्टीट्यूड था सिविल सर्विस के लिए, जो बाद में मुझे समझ में आया। फिर क्या हुआ, इंजीनियरिंग किया मैंने। कैरियर वाइज आपको सिलेक्शन करना होता है कि आपको क्या करना है लाइफ में, और इंजीनियरिंग एक रिवॉर्डिंग कैरियर चॉइस था उस समय और मेरे लिए अभी भी है आज के समय में। तो मैंने इंजीनियरिंग को चुना। इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में फिर आपको रियलिटी स्ट्रक करती है कि आपको लाइफ में करना क्या है, आगे क्या करना है। तो वहाँ पे मैंने चुना कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करता हूँ। कई लोगों ने भी मुझे समझाया कि मेरा एप्टीट्यूड उस तरफ ही है, और मुझे भी धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि मैं सिविल सर्विस के लिए ज़्यादा मतलब अप्रोप्रिएट हूँ। तो मैंने सिविल सर्विसेज की तरफ अपना कदम बढ़ाया। सबसे पहला फॉर्म इस रिस्पेक्ट में मैंने यूपीएससी के लिए दिल्ली गया था। यूपीएससी में दिल्ली की मैंने एक साल तैयारी भी की है। सबसे पहले जैसे ही मैं ग्रेजुएट किया सबसे पहला एग्ज़ाम आया बीपीएससी का। तो जब बीपीएससी की वैकेंसी आई मैंने फॉर्म भर दिया। मुझे कुछ आइडिया नहीं था और मैंने जो बेसिक मतलब मेरा एप्टीट्यूड था, जो मतलब 10वीं तक मैंने जो पढ़ाई की थी उसी के भरोसे मैंने एग्ज़ाम दिया। और जब मैंने एग्ज़ाम दिया अच्छे खासे मेरे मार्क्स थे, मतलब बहुत बहुत कम नंबर से मैं रह गया था। तो एक जब आप इस तरह के मतलब करीब से आप छूटते हो तो दो चीज़ हो सकती है। कई लोग मोटिवेशन लूज कर सकते हो और कई मोटिवेट हो सकते हैं कि यार हमारी तैयारी नहीं थी और हमने अच्छा खासा परफॉर्म किया। तो मोटिवेट होना जरूरी है, आपको रियलिटी भी पता होना ये भी जरूरी है। तो मैं मोटिवेट हो गया कि हाँ किया जा सकता है, इट इज़ डूएबल। तो मैंने बीपीएससी को अपना मतलब एक एम बना लिया कि हाँ ये मेरा एक एम हो सकता है, और मैं कहीं ना कहीं जो मैं बचपन से सोचता था मैं वो कर सकता हूँ। वो इम्प्लीमेंटेशन जाके डिसीजन मेकिंग रोल में इम्प्लीमेंटेशन कर सकता हूँ जाके वहाँ पे। तो मैंने एग्ज़ाम इस तरफ अपना रुख मोड़ लिया और मैं तैयारी में लग गया। तो जब मैं दिल्ली में था तो वहाँ जो पहला अटेम्प्ट था वो तो मेरा जाए वेस्ट हो गया, क्योंकि मैं ज़्यादा प्रिपेयर्ड नहीं था और मैंने जो बेसिक 10th तक आता था उसी के भरोसे दे दिया था एग्ज़ाम, और ठीक किया था, मोटिवेट था। लेकिन फिर यूपीएससी में लग गया मैं। यूपीएससी के लिए बेसिक जो मैंने पढ़ाई की वो सफिशिएंट थी, और जो अगला मैंने बीपीएससी का अटेम्प्ट दिया तब भी मैं ज़्यादा अवेयर नहीं था। लेकिन क्योंकि एक यूपीएससी का बैकग्राउंड होने के चक्कर से मैं बीपीएससी क्वालिफाई कर गया, प्रीलिम्स क्वालिफाई कर गया। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद मेंस अब आ जाता है, और मेंस का पैटर्न थोड़ा अलग हो जाता है। मेंस में आंसर राइटिंग की चीज़ें हो जाती है,
वहाँ ऑब्जेक्टिव होता है, 4 ऑप्शन में आपको एलिमिनेट करना है, आप आंसर बता सकते हो, लेकिन जब लिखना पड़ता है तो एक अलग ही डोमेन हो जाता है। तो वहाँ एक अलग अप्रोच की ज़रूरत थी। तो मैंने सबसे पहले लिखना स्टार्ट किया। तो लिखने में मुझे बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। मुझे कोचिंग के बारे में भी ज़्यादा आइडिया नहीं था, कि जो मैंने यूपीएससी कोचिंग की थी, लेकिन बिहार का एग्ज़ाम एक अलग डिमांड रखता है, एक अलग एंगल प्रोवाइड करना पड़ता है आपको। तो वो सब मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था, और मेंस का तो एंगल बिल्कुल नहीं मालूम था। तो स्टार्ट किया मैंने कि बीपीएससी की मेंस की तैयारी की जाए। और उस समय मैं इतना मतलब भूला भटका आदमी था। इससे आप एक चीज़ सीख सकते हो कि जब आप किसी एक एग्ज़ाम को टारगेट करते हो तो आप उसी को टारगेट करो, बहुत सारे एग्जाम्स मत दो। मैं बाकी पीएससीज भी दे रहा था, और बाकी पीएससी अच्छे भी जा रहे थे। मैंने राजस्थान दिया, मैंने यूपी दिया, लेकिन और एक प्रॉब्लम और हो गया। उस समय बीपीएससी का एक और एग्जाम आ गया। मतलब आप सोचो, मैं 63rd का मैंने मेंस पहली बार लिखा, और 64th का प्रीलिम्स पहले हो रहा था, मेंस से भी पहले। तो ये सब कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो रहे थे। तो इसको मेरे को टैकल करना नहीं आता था। मैं आगे चल के बताऊंगा कैसे आप इन सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। तो अभी आप जो स्टोरी है, इसमें ये हुआ कि मैं वो बीपीएससी का प्रीलिम्स उतना अच्छा नहीं गया, तो नॉट क्वालिफाइड हो गया। उसके बाद मेंस आ गया, और मेंस के लिए भी मैंने बहुत ज़्यादा प्रिपेयर नहीं किया था, तो मेंस भी उतना अच्छा नहीं गया। लेकिन हाँ, मेंस जब मैंने लिखा आंसर, तब मुझे समझ में आया कि मेरे में क्या कमियां हैं। और मैंने पहली बार आंसर लिखा। सबसे पहली गलती जो मेरी यही थी कि मैं एग्जाम हॉल में जाके आंसर्स लिख रहा हूँ, लेकिन मैंने बहुत अच्छे आंसर्स लिखे थे। कहीं ना कहीं उसकी वजह से मुझे दिखा, जब मेरा मेंस के टोटल मार्क्स रिजल्ट आए, तो मैं काफ़ी कम नंबर से लैग कर रहा था। बहुत मतलब जो डिफरेंसेस थे क्वालिफाइंग और मेरे में, बहुत कम थे। तो इससे मुझे एक मोटिवेशन मिला कि हाँ यार, कुछ गलत कर रहे हो, उस चीज़ को सुधारो, आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स को करो, और फिर उनके सॉल्यूशंस के लिए आगे बढ़ो। फिर अगला अगला जो एग्ज़ाम आया बीपीएससी प्रीलिम्स का, वो स्टैंड अलोन एग्ज़ाम था। मतलब वो ओवरलैप नहीं कर रहा था किसी भी एग्ज़ाम के साथ। तो मैंने उसको फुल फ्लैश टारगेट लिया कि हाँ, इसको करना है क्वालिफाई, और मैंने एग्ज़ाम अच्छे से दिया, और काफ़ी अच्छे नंबर से, काफ़ी मार्जिन से मैं क्वालिफाई कर गया प्रीलिम्स। उसके बाद मेंस की बारी आती है, और उस समय एक अलग चैलेंजेस आ गए। वो चैलेंज थे कोरोना वाला। तो कोरोना कहीं ना कहीं चैलेंज था, और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मतलब अच्छी बात थी ये। मतलब वो होता है ना, सिल्वर लाइनिंग ढूंढने वाली बात होती है। तो मैंने वहाँ सिल्वर लाइनिंग अपना ढूंढ लिया कि मेरे पास प्रिपरेशन का अच्छा मौका है। मैंने हर जगह से जो भी सोर्सेज मिल सकते थे, जो पहले नहीं किया था कि मेंस की आंसर राइटिंग तैयारी की जाए, वो इस बार मैं कर रहा था। तो मैंने उसी सिलसिले में मैंने आईएएस हिंदी को डिस्कवर किया, और वहाँ मुझे आईएएस हिंदी का चैनल मिला, और मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहा था। देखिए, आईएएस हिंदी का क्या बेनिफिट है। आईएएस हिंदी का मुझे जो बेनिफिट लगा वो ये था कि ये टेलीग्राम ग्रुप बना देते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप में आप क्वेश्चंस लिखते हैं। इसके अलावा आप बहुत सारे लोगों के आंसर्स देख भी सकते हो, क्योंकि बाकी लोग भी अपने आंसर्स डालते हैं। एक टाइम लिमिट होता है, और टाइम लिमिट कई बार फ्लेक्सिबल भी होता है, जो बढ़ भी जाता है। तो इसका बेनिफिट भी मिल जाता था कि कोई आप बिजी हो, आप लिख नहीं पाए, या कुछ आप और प्लानिंग है कि आप ये पढ़ लो पहले, उसके बाद लिखोगे आंसर, तो वो मैनेज हो जाता था उस समय। तो जब मैंने आंसर लिखा, और मैंने फिर देखता था दूसरों के आंसर्स को भी, तो वहाँ मुझे बहुत मतलब समझ में आता था कि हाँ, मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, कहाँ इंप्रूव किया जा सकता है। और फीडबैक भी काफ़ी अच्छा मिल जाता था। फीडबैक भी मुझे समझ में आता था कि यहाँ इंप्रूव किया जा सकता है। तो ये जर्नी हुई। मेंस दिया मैंने। मेंस बहुत सारे और भी मैंने टेस्ट सीरीज दिए थे, फिर मैंने मेंस दिए। मेंस देने के बाद अगला जो स्टेप मेरे लिए आया वो था वेट करना। सबसे बड़ा हो जाता है कि वेट। तो मेंस देने के बाद जो रिजल्ट का फेज तो काफ़ी लंबा हो गया। फिर रिजल्ट आया, मेंस का रिजल्ट आया, मेरा निकल गया था। फिर इंटरव्यू के लिए जो मैंने प्रोसेस किया था, जो मैंने टेक्निक यूज़ की, वो मैंने ये सोचा कि मॉक्स हर जगह देने हैं, मतलब एज मैक्सिमम एज पॉसिबल मॉक्स दो। इसके एडवांटेज भी है, नुकसान भी है। एडवांटेज ये है कि आप जब ज़्यादा मॉक्स देते हो आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो। नुकसान एक बहुत ज़्यादा मॉक्स देने के ये नुकसान है कि आपकी अपनी पर्सनैलिटी खो जाती है, और जो आपको बार बार फीडबैक दिया जाता है ना, आप उस तरह से अपने आप को ढालने लगते हो। तो कहीं ना कहीं आपका एक नेचुरल प्रोसेस जो होता है, नेचुरल जो हाव भाव होते हैं, नेचुरल जो आप आंसर दे सकते हो, बेटर आंसर दे सकते हो, वो लॉस हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं ये सजेस्ट करूंगा, आप कम मतलब ज़्यादा मॉक्स मत दो, लेकिन बहुत कम मॉक्स भी मत दो। 7-8 मॉक्स दो, और 7-8 मॉक्स में हर मॉक्स के साथ अपने आप को एनालाइज करो, और बेटर आंसर फ्रेम करो हर पुराने क्वेश्चन के लिए जो आपने उस समय मॉक में आंसर दिए थे। तो ये प्रोसेस हो गया इंटरव्यू तक का। इंटरव्यू जो मैंने दिया, इंटरव्यू में बहुत ब्लंडर्स भी हुए। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे बहुत अच्छे नंबर हैं इंटरव्यू में, लेकिन जब मैं इंटरव्यू दे के निकला था ना, तब मुझे लग रहा था कि मैंने बहुत ब्लंडर कर दिया। एक इंसिडेंट मैं आपको बता सकता हूँ। मैं वहाँ पे गया, मैं गुड आफ्टरनून वाला टाइम था, और क्योंकि मुझे नमस्ते का मतलब समझ नहीं आया, मुझे नमस्ते लगा कि नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, मैं उतना क्लियर नहीं था। मैंने बोला कि जो टाइम है उस तरह से विश करूँगा, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वही वाला। तो गुड मॉर्निंग बोल दिया मैंने वहाँ पे जाके, गुड आफ्टरनून का टाइम था। तो ये ब्लंडर हुआ, लेकिन ये अच्छी चीज़ थी कि वहाँ पे एग्जामिनर्स ने मुझे इस चीज़ के लिए जज नहीं किया, बाकी जो मैंने आंसर्स दिए उस पर जज किया। तो वो भी काफ़ी वहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी जो मैं कभी और बताऊँगा आपको। इसमें यह था कि मैंने जो बोला, बोलने से ज़्यादा मेरे आंसर ज़्यादा, मेरे हाव भाव सही थे,
मैं कॉन्फिडेंट में था, उस दिन मेरा अलग कॉन्फिडेंस था और मैं इंटरेक्शन मोड में था। आप जो इंटरव्यू देते हो तो आपको ये नहीं करना चाहिए कि आप क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट, मतलब आप ये मत सोचो कि आपका एग्जामिनेशन है, ये सोचो कि आप आपके सीनियर कलीग्स हैं, उनसे आप डिस्कशन कर रहे हो, वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको मिसलीड नहीं करना है बोर्ड को, आपको गलत नहीं बताना है। ठीक है, आपको जितना मालूम है आप उतना बताएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, गलत नहीं बताएंगे, आप अपना फुल आंसर देंगे। तो ये मेरे यहाँ तक की जर्नी थी और मेरा फिर रिजल्ट आया, फाइनली मैं क्वालिफाई हो गया। इसके अलावा मैं आपको आगे की चीज़ें बताता हूँ जो मैंने नोट करके रखा है अपने लिए। देखिए, मैं अपनी स्ट्रैटेजी आपके साथ अब शेयर करता हूँ। मेरी जो स्ट्रैटेजी थी उसमें, मेरी स्ट्रैटेजी इंटीग्रेटेड मैनर में थी, लेकिन कई बार मुझे फोकस होकर भी अप्रोच करना पड़ा। जैसे अब प्रीलिम्स आपका एग्जाम आ रहा है, 2 महीने आपके बचे हैं, तो आप मेंस ओरिएंटेड ना होकर प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो जाइए। कुछ पॉइंट्स जो मैं नोट करवाना चाहूँगा कि टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है, टेस्ट सीरीज आपके बहुत जरूरी है, टेस्ट सीरीज को आप अवॉइड नहीं कर सकते हर एक स्टेज के लिए। अगर इंटरव्यू है तो मॉक, अगर मेंस है तो मेंस आंसर राइटिंग टेस्ट, और अगर प्रीलिम्स है तो प्रीलिम्स टाइप के टेस्ट। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है। सेकंड, नोट मेकिंग, नोट मेकिंग बहुत जरूरी है। जो मैं आपको बता रहा था कि जब ओवरलैप होते हैं एग्जाम्स, जब प्रीलिम्स भी है मेंस भी है, तब आप उसको कैसे टैकल कर सकते हो। तो इसका सीधा सॉल्यूशन है कि आप नोट मेकिंग बनाओ, अपने नोट्स बना के इतने कॉन्साइज नोट्स बना कर रखो कि आपको दिक्कत ना आए, आप प्रिपेयर आखिरी मोमेंट पे भी कर सको अपने आप को। तो ये मेरा दूसरा सजेशन है कि आपके नोट्स बने होने चाहिए, आपको टेस्ट सीरीज देने हैं, पुराने क्वेश्चंस देखने हैं, ओल्ड एमसीक्यूज, ओल्ड मेंस क्वेश्चंस, ओल्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस, ये सब आपको देखने हैं। इसके अलावा बेसिक बुक्स पढ़ना जरूरी है। ठीक है, बेसिक बुक्स मतलब जिनको मैं बेसिक बुक्स बोल रहा हूँ उनका, उससे मतलब है मेरा एम लक्ष्मीकांत, पॉलिटी के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह या संजीव वर्मा, ये भी मुझे बहुत अच्छी बुक लगी थी। इन्वायरमेंट के लिए शंकर। तो इन्वायरमेंट का रोल थोड़ा कम होता है बिहार के एग्जाम्स में, लेकिन आप तब भी देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो बेसिक बुक्स हैं जैसे स्पेक्ट्रम है हिस्ट्री के लिए, एनसीईआरटीज़ हैं मध्यकालीन और एंशियंट हिस्ट्री के लिए, तो ये सब आप कर सकते हो। ज्योग्राफी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया मतलब बेसिक बुक्स। बेसिक बुक्स पढ़ने से ये होगा कि आपको एक एडवांटेज मिलेगा, आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, और आप जब नोट्स बनाओगे तो आप उन पॉइंट्स को यूज़ करोगे जिससे आपको नंबर मिलने हैं। इसके अलावा मैं स्टेप वाइज बता देता हूँ प्रीलिम्स के लिए क्या ज़्यादा फोकस करना चाहिए आपको। प्रीलिम्स के लिए जो मैंने बाद में समझा, जो ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक मुझे लगी वो है लूसेंट, क्योंकि आप जितना फैक्ट्स मगअप कर पाओगे, बीपीएससी में फैक्ट्स चेक ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे आप पढ़ लो बिहार का। इकोनॉमिक सर्वे से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। फॉरेस्ट सर्वे जो होता है, यानी इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, हर 2 साल में जो एक बार आता है, उसको भी आप देख लो। खासकर बिहार के रिस्पेक्टिव में एक क्वेश्चन बनता ही है। बिहार की आप बुक ले सकते हो इम्तियाज़ अहमद की, वो बुक बहुत काम आती है। ठीक है, इसके अलावा पुराने क्वेश्चन तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, वो जरूरी है। तो ये मेरे प्रीलिम्स के मतलब गाइडलाइंस हैं, आप जिनको फॉलो करो आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा मेंस में तो मैंने पहले ही बोला, पुराने क्वेश्चंस लगाओ, पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप है टेस्ट सीरीज लगाओ। तीसरा स्टेप है वैल्यू एडिशन करो। वैल्यू एडिशन आप कहाँ से कर सकते हो, बेसिक बुक्स है। अगर कोई क्वेश्चन आया है कि पॉवर्टी से, तो पॉवर्टी का आपको डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, पॉवर्टी टाइप बताना पड़ेगा आपको। तो ये कहाँ से मिलेगा आपको, रमेश सिंह की बुक से मिल जाएगा, या कोई और बेसिक बुक जो आप रेफर करते हो, एनसीईआरटी से रेफर करते हो, वहाँ से मिल सकता है। तो ये सब है। और नोट मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नोट मेकिंग से ये फायदा होगा कि आप जब जितना नोट मेकिंग करोगे वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की तरह होगा आपके लिए। तो आईएएस हिंदी का मेरा एक्सपीरियंस जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, वो मैंने पहले भी आपको बता दिया, लेकिन एक और बार बता देता हूँ। आईएएस हिंदी में एक फ़ायदा यही था कि आप दूसरों के आंसर मॉक्स को चेक कर सकते थे और अपना कॉम्पेरेटिव इम्प्रूवमेंट कर सकते थे। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। आप अगर आपको, और आईएएस हिंदी का ये अच्छा था कि मतलब रेगुलर होते रहते थे चीज़ें, मतलब टेलीग्राम से कनेक्टेड था मैं। प्रॉब्लम ये होता था कि दूसरे जो मैंने और भी टेस्ट सीरीज लिए थे, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ ये होता था कि वहाँ पे टेलीग्राम जैसे कोई ऐप्स नहीं थे। तो वहाँ मुझे बहुत मतलब प्रॉब्लम होता था कि आप उनके ऐप्स को खोलो, वहाँ पे आप चेक करो कि आपका आंसर इवेलुएट हुआ है कि नहीं। यहाँ पे क्या है कि लोगों से एक माहौल बन जाता है। जो ग्रुप स्टडी की बात कर रहे हैं ना, तो वर्चुअल ग्रुप जो होता है ना, उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होता है, आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हो चीज़ें। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये जो एग्ज़ाम है ये काफ़ी टाइम लगता है इसमें, लेकिन अगर आप मोटिवेटेड हो इस एग्ज़ाम के लिए और आपने स्टार्ट किया है, तो ऑब्वियसली आपने कुछ सोच के स्टार्ट किया होगा। जैसे मेरा था कि मैं जब भी, मैं अर्बन बैकग्राउंड का था, तो मैं अपने गाँव देखता था, तो मैं हमेशा बचपन में ये सोचता था कि यार यहाँ ये किया जा सकता है, यहाँ वो किया जा सकता है। और स्कूल में भी आप काफ़ी कुछ पढ़ते हो, खासकर इन्वायरमेंट जैसी चीज़ें और साइंटिफिक चीज़ें, तो आपको लगता है यार यहाँ ये क्यों नहीं है, वहाँ वो क्यों नहीं है। तो मेरा ये मोटिवेशन था कि इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक है, सोसाइटी का इम्प्रूवमेंट के लिए था। हालांकि आइडियलिस्टिक लग सकता है, लेकिन ये एम रहना चाहिए आपके बैक ऑफ माइंड में। कैरियर ओरिएंटेशन तो आगे चल के आता है, जब आदमी बड़ा होता है
तो किसी ने हर कैरियर एक चुनना होता है, तो कैरियर इससे भी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर आप इस कैरियर को आप चुन रहे हो तो आपका एक स्ट्रिक्ट मोटिव होना चाहिए कि आपने इसको क्यों चुना। और जब आपने चुन लिया है तो अब आपको मेहनत करना है, भले समय लग रहा है लेकिन वो समय आपको कुछ सिखा रहा है। आप इतनी तैयारी कर रहे हो, आप न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हो, ठीक है, और आप चीज़ों से अपडेटेड हो, आप कहीं ना कहीं एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन तो बन रहे हो, तो आप ऐसे भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया है तो आपको भले टाइम लग रहा है लेकिन आप अपना टाइम दो और ऑनेस्टी से दो, आप निकाल लोगे। और मोटिवेशन के लिए दूसरे चीज़ों पे मत निर्भर रहो कि कोई वीडियो बनाता है आप उस पर देखोगे। मेरे हिसाब से इंट्रिंसिक मोटिवेशन होना चाहिए। इंट्रिंसिक मोटिवेशन आपका कैसे होगा, यानी अंदरूनी मोटिवेशन। अंदरूनी मोटिवेशन तब होगा आपका जब आप उस चीज़ के प्रति मतलब प्रोग्रेस कर पा रहे हो। जब आप एग्ज़ाम निकाल रहे हो, प्रीलिम्स, जैसे आप प्रीलिम्स निकालते हो, सबसे पहला मोटिवेशन तो ये होगा कि आपने प्रीलिम्स निकाला है, कई लोग को बीट किया है। अगर आपने नहीं निकाला है तो आपने कितने कम नंबर उससे निकाले, ये अगला मोटिवेशन हो सकता है। जैसे 2-3 नंबर से आपका चूक गया, 5 नंबर से चूक गया, तो ये आपके लिए मोटिवेशन होना चाहिए। तो आप अपने आप को देखो, अपने आप को इवेलुएट करो, और ये इवेलुएशन टेस्ट सीरीज से ही होगा। जब आप टेस्ट सीरीज वगैरह लगाते हो तो आप अपने आप को चेक कर सकते हो कि आप प्रोग्रेस कर पा रहे हो कि नहीं। अगर आप प्रोग्रेस कर रहे हो वो मोटिवेशन है आपके लिए। तो होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा और मेरे एक्सपीरियंसेस आपको अच्छे लगे होंगे। थैंक यू वेरी मच।